बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 5-6 वेक्टर दिए हुए हैं और इन सारे वेक्टर का डायरेक्शन एक्स या वाई एक्सिस से डिफाइन किया गया है और हमें इन सारे वेक्टर को आई और जे फॉर्मेट यानी वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा चीज है ये। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख पाते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे सब लोग। तो बेसिकली जब हम लोग इसके कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ वेक्टर ए पे फोकस करूं इस पूरे डायग्राम में, अगर सिर्फ मैं वेक्टर ए पे फोकस करूं तो ये वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसे केस में मैं अगर इमेजिन करूं कि ये वेक्टर कुछ इस पे एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूं तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जहां पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हुए हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप हो पा रहा है सच दैट ये वाला हिस्सा बेस होगा और ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो 10 मैग्नीट्यूड डिफाइन किया गया है ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेस और परपेंडिकुलर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में cos थीटा के साथ डिफाइन किया हुआ होता है। बेस बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो cos थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो b बाई एच cos थीटा यानी b बाई 10 हो जाएगा cos 30 डिग्री के बराबर। तो b बाई 10 इक्वल टू cos 30, तो b इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू cos 30। ठीक है, तो जब भी हम लोग बेस कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली हमें ये समझना है बेस हमेशा h के साथ हाइपोटेन्यूज के साथ cos थीटा के बराबर होगा, हमेशा नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, हमेशा बोल सकते हैं। जब भी हम लोग बेस की बात करेंगे, बेस इन द सेंस जब भी कोई साइड हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल के साथ डिफाइन किया हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो साइड बेस होगा। बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा के बराबर आएगा और परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज के साथ sin थीटा के बराबर होगा, क्योंकि p बाई एच बराबर sin थीटा, तो p इक्वल टू एच sin थीटा होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए मुझे 10 मैग्नीट्यूड का दिखाई दे रहा है और चूंकि इसने एक्स एक्सिस से एंगल बना रखा है तो इसका बेस इस बार एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। तो जिस साइड बेस होगा उधर मैं cos ले रहा हूँ, cos 30 आई कैप प्लस 10, जिस साइड परपेंडिकुलर होगा उधर मैं sin ले रहा हूँ sin 30 जे कैप। तो बेसिकली ये वैल्यू आएगा cos 30 होता है हमारे पास √3/2, इसी बहाने तुम्हें टेबल भी याद हो जाएगा, और sin 30 होता है 1/2। तो ओवरऑल अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो वेक्टर ए हमारा डिफाइन हो पाएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। और मैंने वेक्टर ए का एक्स और वाई दोनों ही कंपोनेंट पॉजिटिव लिया है। रीजन ये है कि वेक्टर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ऑलमोस्ट सबने सही किया था। अगर मैं वेक्टर बी की बात करूं तो वेक्टर बी में इस बार वेक्टर बी एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो इस बार बेस कहाँ डिफाइन होगा? ये एंगल बन रहा है हमारा वाई एक्सिस के साथ, तो बेस कहाँ डिफाइन होगा? अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करूं, अगर यहां से मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूं तो तुम्हें दिखाई देगा कि वाई एक्सिस पे बेस बनेगा और परपेंडिकुलर बनेगा हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के अलोंग का वैल्यू बेस की तरफ बिहेव करेगा, तो वाई की तरफ पहुंच जाएगा, एक्स की तरफ साइन जाएगा। ठीक है, तो y की तरफ पहुंच जाएगा, x की तरफ साइन जाएगा। तो वेक्टर b का वैल्यू 15√2 दिया हुआ है, तो 15√2 का x की तरफ वैल्यू कितना आया हुआ है? साइन आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं x वाला वैल्यू लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और y वाला वैल्यू यानी कि j कैप की बात करेंगे तो ये cos 45 आएगा इस बार, तो इसे मैं j कैप लिखूंगा। ठीक है, कारण सबको समझ में आना चाहिए कि ये वेक्टर y एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो इस बार अगर मैं इससे इससे ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस जो होगा वो y एक्सिस पे आएगा और परपेंडिकुलर हमारा x एक्सिस से पैरेलल होगा। तो y एक्सिस वाला वैल्यू इस बार cos 45 देगा, x एक्सिस वाला वैल्यू sin 45 देगा। तो बेसिकली हम लोग वेक्टर को लिख पाएंगे 15√2 का cos 45 आई जे कैप प्लस 15√2 का sin 45 आई कैप। ठीक है, किसी को डाउट है? तो वेक्टर बी की बात कर रहे हैं हम लोग। वेक्टर बी 15√2 इसका मैग्नीट्यूड है और ये y एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप भी करते हैं तो y एक्सिस इस पे y एक्सिस बेस की तरफ बिहेव करेगा। हम चाहें तो इसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कोई ड्रॉप कर लें, अगली बार से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ, तो डायरेक्टली तुम्हें विजुलाइज होना चाहिए कि जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है वो एक्सिस बेस और दूसरा वाला एक्सिस परपेंडिकुलर। तो ये y एक्सिस से एंगल बन रहा है, इससे y की तरफ बेस जाएगा, तो बेस जाएगा तो मैं cos थीटा उधर की तरफ लेने वाला हूँ। सॉरी, यहाँ 15√2 होगा।
और एक्स एक्सिस की तरफ ऑब्वियसली साइन आ जाएगा, तो 15√2 का साइन 45, साइन 45 1/√2 यानी बेसिकली 15 ही आएगा, cos 45 भी 1/√2, तो ये हमारा 15j का आएगा। ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें वेक्टर सी का, तो वेक्टर सी वाई एक्सिस के साथ एंगल 37 डिग्री बना रहा है। तो चूंकि वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो वाई एक्सिस हमारा कॉस की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि ये बेस हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू हमारा आएगा साइन के साथ। लेकिन ध्यान रखेंगे, चूंकि ये वेक्टर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो एक्स यानी आई कैप वाला हिस्सा नेगेटिव लेंगे और जे वाला हिस्सा को हमें पॉजिटिव लेना होगा। तो वेक्टर सी हमारा डिफाइन हो पाएगा 15 का साइन 37, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ एंगल था, और डायरेक्शन कौन सा लेंगे, माइनस आई कैप, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और 15 का कॉस 37, और वाई एक्सिस की तरफ वैल्यू कैसा लेंगे, जे कैप। तो ओवरऑल अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो साइन 37 3/5, तो 15 इंटू 3/5। अब तुम्हें ये वैल्यू याद होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बोला था इन सब डाटा को तुम्हें याद रखने को। और 15 cos 37 का वैल्यू आएगा 4/5। 3 4 5 वाला ट्राइंगल ये होता है, सबको पता होना चाहिए। तो 5 से ये 3 बार में कट होगा, और 5 से ये भी 3 बार में कट होगा। तो बेसिकली ये आएगा हमारे पास -9 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो अगर मैं वेक्टर सी की बात करूं, तो वेक्टर सी यानी कि इस डायरेक्शन में अगर मैं 15 आगे जाऊं, तो एक्स में नेगेटिव एक्स की तरफ 9 और वाई एक्सिस में 12 के बराबर मूव करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग वेक्टर डी की बात कर लें, जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो चूंकि एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस की तरफ ही बेस जाएगा, यानी उसकी तरफ ही हमें कॉस देना पड़ेगा, और वाई एक्सिस की तरफ ऑटोमेटिक फिर साइन आ जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगा। तो 20 का cos 53, वेक्टर डी की बात करें, तो 20 का cos 53 आई कैप होगा विथ माइनस साइन इसलिए क्योंकि अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 20 का साइन 53 ये वैल्यू वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू देगा, और ये माइनस जे कैप होगा, क्योंकि ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो cos 53 की वैल्यू की बात करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास होता है 3/5 टेबल अगर देखेंगे तो, और साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो यह आ जाएगा हमारे पास -12 वाई कैप -16 जे कैप। ठीक है, -12 वाई कैप -16 जे कैप। ठीक है, और वेक्टर डी में आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि वेक्टर डी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 53 डिग्री, तो कॉस जाएगा नेगेटिव एक्स और साइन जाएगा नेगेटिव वाई, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, इसलिए माइनस आई माइनस जे कैप लिया हमने। वेक्टर ई की बात कर ले, जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और ये वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो वाई की तरफ कॉस जाएगा, क्योंकि बेस हो जाएगा, एक्स एक्सिस हमारा साइन हो जाएगा। तो अगर मैं वेक्टर ई की बात करूं, तो ये आएगा 10 का साइन 30, और अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए मुझे माइनस आई लेना पड़ेगा। और वाई एक्सिस की तरफ बात करेंगे, तो 10 का cos 30, और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो अगेन ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की बात कर लूं, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा -5 वाई कैप माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये वैल्यू आएगा -5 √3 जे कैप। आई थिंक ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा होगा सबको। सिमिलरली अगर मैं ई के बाद वेक्टर एफ की बात कर लूं, तो वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, और इसने एंगल एक्स एक्सिस से बनाया है, तो इस बार बेस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, यानी बेस में हमें कॉस चाहिए होगा, यानी कि एक्स की तरफ कॉस आएगा, तो वाई की तरफ साइन आएगा। तो एक्सप्रेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। वेक्टर एफ की बात कर लें, तो वेक्टर एफ आएगा 5 का cos 53, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसलिए एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, प्लस 5 का साइन 53 विथ माइनस जे कैप। फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसलिए वाई एक्सिस की तरफ का वैल्यू नेगेटिव आएगा। cos 53 का वैल्यू आता है हमारे पास 3/5, और sin 53 का वैल्यू आएगा 4/5।
तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फाइनली सॉल्व कर पाऊं तो 5 और 5 कैंसिल आउट होगा, तो बेसिकली एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आता है 3i कैप माइनस 4j कैप। ये हमारा वेक्टर एफ कहलाएगा। तो आई थिंक ये बातें सबको समझ में आ रही होंगी, ठीक है।